हेलो दोस्तों, मैं अपने सेल्फी वीडियो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के ज़रिए आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। मेरा आज का मैटर मेरे कार्य क्षेत्र मतलब फिल्म मेकिंग से संबंधित है। बहुत सारी गलतफहमियाँ, भ्रांतियाँ आप लोग पाल के बैठे रहते हैं। कुछ लोग जानते हुए भी कटाक्ष करते हैं और कुछ लोग अनजाने में। तो उन सब बातों का खुलासा करने के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष आई हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर कटाक्ष करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सुनने की हिम्मत भी रखिएगा और संयम भी रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातों से आप लोग अनजान हैं। उसको जाने बगैर आप लोग कुछ भी गलत बात मुझे बोल देते हैं, क्योंकि मैं अपनी फिल्म चट्टान और चट्टान टू रिवाइव की निर्मात्री हूँ। सबसे पहली बात, मैं और मेरे हस्बैंड सुदीप डी मुखर्जी, हम लोग इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले पीढ़ी हैं। मतलब हमारा कोई बाप दादा चाचा ताऊ मौसा मौसी मामा कोई भी इस लाइन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हमारा संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ऊपर से हम दोनों ने आज तक इतने सालों में 1989 से लेकर अभी तक हम लोगों ने कोई भी गलत रास्ता चुना नहीं सफलता पाने के लिए या मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसलिए 2015 से हम लोगों ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, 7 स्टार क्रिएटिव इंटरनेशनल और सर्वमंगला इंटरनेशनल, ताकि हम अपने हिसाब से अपने तरीके से हिंदी फिल्में बना सके जो पूरा परिवार मतलब 3 पीढ़ी सिनेमा हॉल में बैठकर एक साथ देख सके। ना उसमें कोई एक्सपोज रहेगा, ना गाली गलौज, ना कोई ऐसा सीन कि आपको उठ के जाना पड़े, लेकिन टोटल कमर्शियल मूवी जिसमें अच्छे संगीत और गाने देखने को मिलेंगे और ऐसा संदेश जो आपके समाज, परिवार या देश के लिए हित में हो। और ये जो फिल्मों का निर्माण हमने शुरू किया, हमने कहीं भी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, ना ही गलत इन्वेस्टमेंट लिया। हमने अपना बड़ा घर बेचा, उससे जो पैसे बचे उस पैसे से हमने इस स्टार्टअप का शुरुआत किया। उसके बाद हमारे कुछ शुभचिंतक और रिश्तेदार और पहचान वाले दोस्त हमारे साथ जुड़ते गए। चट्टान एज अ निर्मात्री के तौर पर मेरी पहली हिंदी फिल्म है, जिसके लेखक, निर्देशक, संगीत निर्देशक, लिरिक राइटर और नृत्य निर्देशक, ज़्यादातर सब कुछ संभालते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, सुदीप डी मुखर्जी। इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं नरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय और बेला गांगुली, जो कि मेरे पेरेंट्स हैं। उसके साथ कुछ एसोसिएशंस हैं जिसके बारे में आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि हमारी फिल्म रिलीज़ के लिए रेडी है। कोरोना और लॉकडाउन नहीं होता तो अप्रैल 2020 में ही ये फिल्म थिएटर्स में आ जाती। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, चट्टान टू रिवाइव 80% कंप्लीट है, सिर्फ गाने और क्लाइमैक्स बाकी है और कुछ पैच शॉट, वो भी जल्द तैयार होके चट्टान के रिलीज़ के 6 महीने बाद आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। क्योंकि हम एक मध्यवर्गीय परिवार से हैं, इसलिए हमने कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट या गलत तरीके से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश नहीं की। इसलिए हम काफ़ी साल पीछे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चट्टान की कहानी तो 1990 की है और चट्टान रिवाइव जो है, चट्टान टू रिवाइव जो है, वो अभी की स्टोरी है। मतलब 25-30 साल का गैप है दोनों के सब्जेक्ट में। चट्टान 3 भी आएगी। कुछ लोग मजाक में पूछते हैं, मजाक को अन्यथा ना ले, मैं मजाक को अन्यथा नहीं लेती हूँ, मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ। चट्टान 3 भी आएगी, वाकई आएगी। मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूँ बिजनेस तौर पे ज़रा सुन लीजिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बहुत ही क्लियर कट। ये सारी बातें आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, बताना चाहता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंदरूनी बातें होती है, स्ट्रैटेजीज होती हैं। फिल्म बना लेने से नहीं चलता। आप फिल्म किस लिए बना रहे हैं? अपना सिर्फ किचन चलाने के लिए, या सिर्फ अपने रिश्ते और बिरादरी में फिल्म दिखाने के लिए, या आप फिल्म बना रहे हैं रिलीज़ करके दर्शकों के सामने जाए, उससे दर्शक
एंटरटेन हो, उससे दर्शक कुछ सीखे और आपकी भी थोड़ी बहुत कमाई हो, और आपके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, टीम के मेंबर्स हैं, वो और भी काम कर सके, हम और भी काम कर सके, इसीलिए इसमें ये काम किया जाता है। क्योंकि एक निर्मात्री या निर्माता अगर फिल्म बनाता है तो वो कम से कम 200 लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है, डायरेक्टली काम देता है, साथ साथ उसके साथ साथ 300, 400, 500 लोग जुड़ते जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को कुछ पता भी नहीं है, ना ही वो आप लोग जानना चाहते हैं। आप लोग बस फिल्म आई, बन गई, हाँ 15 दिन में फिल्म बन गई, 10 दिन में बन गई, 3 महीने में बन गई, तो आप उन्हीं चीज़ों को आप लोग जानना चाहते हैं। आप लोग प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते हैं, और अगर प्रक्रिया से गुजर के कोई उस काम को अच्छी तरीके से अंजाम दे रहा हो तो उसका मजाक उड़ाना आप लोगों में से बहुतों की आदत है। देखिए, फिल्म बन जाती है ना, पूरा कंप्लीट होता है, शूटिंग होने के बाद एडिटिंग होती है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, वीएफएक्स का काम होता है, डीआई होता है। बहुत लोगों को तो डीआई का मतलब भी नहीं पता, वीएफएक्स का मतलब भी नहीं पता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डबिंग होती है, मिक्सिंग होती है। वो सब होने के बाद आपकी फिल्म का जो डिज़ाइन होता है उसका भी सेंसर होता है। आपको कितने सारे पोस्टर्स छपवाएंगे, कितने सारे बैनर्स आप डिस्प्ले करेंगे, वो अभी आपको अपने एसोसिएशन से सेंसर कराना पड़ता है। और आपकी फिल्म का जो टाइटल है वो भी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और वो टाइटल जो रजिस्टर करके रखते हैं ना, वो भी साल दर साल उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना पड़ता है। उसमें भी जीएसटी लगता है मेरे भाई, मेरे बहनों, ये भी जान के रखो। हर कदम कदम पे जीएसटी लगता है। अब ये जो हम पोस्टर बना के डालते हैं या पोस्टर बना के रखेंगे, उसको सेंसर में देने के से पहले हमें उसको अपने एसोसिएशन से सेंसर कराना पड़ता है। उसके भी पैसे लगते हैं, उसमें भी जीएसटी देना पड़ता है। हर काम में, हम जो भी काम करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का हो या स्टूडियो में जो शूट करते हैं, लोकेशन में शूट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर काम में हमें जीएसटी भरना पड़ता है। एक प्रोड्यूसर को अपना काम शुरू करने के शुरुआत के दौर से फिल्म टाइटल के रजिस्ट्रेशन के से लेकर आगे 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 वो जीएसटी भरता हुआ जाता है। ये जान के रखिएगा। दूसरी बात, आपकी फिल्म का आपने डिज़ाइन सेंसर करा लिया अपने एसोसिएशन में, उसके बाद आपने अपनी फिल्म को सेंसर के लिए डाला, आपकी फिल्म सेंसर हो जाती है। सेंसर होने के बाद आपको उसका एक फ़ाइल बनाना पड़ता है। उस फाइल को आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपलोड करना पड़ता है, जिससे आपकी फिल्म थिएटर में चलती है। कुछ बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म्स है जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे यूएफओ हो गया, स्क्रबल हो गया, के शेरा हो गया, और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू थिएटर में फिल्म टेलीकास्ट होता है। उसके अपलोडिंग के भी खर्चे हैं, और उस अपलोडिंग के खर्चे में भी आपको जीएसटी के साथ देना पड़ता है। मतलब हर कदम कदम पे प्रोड्यूसर जीएसटी और पैसा भरता जाता है। उसके बाद आता है क्या, कोटा पब्लिसिटी। उसके बारे में तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे। मतलब जो दीवारों पे पोस्टर लगती है, बैनर्स लगता है, होर्डिंग लगता है, थिएटर के बाहर जो ऊपर जो बड़ा सा बैनर लगता है वो हो गया, अंदर जो स्टैंडीज लगती है, वो एक टेरिटरी, अब टेरिटरी की बात मैं इसके बाद बताती हूँ। वो एक टेरिटरी में एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितना डिमांड है, किस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको छपवाना पड़ता है। छपवा के अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आपको वो भेजना पड़ता है आपके खर्च पर। और जो प्रिंटिंग आप करवाते हैं उसमें भी आपको प्रिंटर को पेमेंट देना पड़ता है विद जीएसटी। ओके, और आते हैं अभी टेरिटरीज पे। फिल्म आप कहीं भी समझ लीजिए, हम मुंबई से रिलेटेड है तो मुंबई में 5-6 थिएटर में फिल्म रिलीज़ कर दी, हाँ हो गई, वो रिलीज़ नहीं होती है। उससे आपकी लागत वापस नहीं आती है। अगर आप फिल्म बिजनेस में आए हैं तो आपको लागत की वापसी का भी सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको आगे भी काम करना है। तो अगर लागत की वापसी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट नहीं होगी, तो आपका बिजनेस तो फ्लॉप है। आप कोई फिल्म बना के घर में देखना है वो अलग बात है कि आपने फिल्म बना ली, 10 जगह पे रिलीज़, 5-6 जगह पे रिलीज़ कर लिया, बिरादरी में लोगों ने देख लिया, आप बहुत फेमस हो गए, आपकी शादी अच्छे घर में हो गई। ये भी एक तरीके से होता है। अब आते हैं टेरिटरी। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को आप में से पता है कि टेरिटरी क्या होता है, कि फिल्म कौन कौन सी टेरिटरी जाती है। मुंबई गुजरात, जिसमें मुंबई और गुजरात पूरा कवर होता है। फिर आता है बिहार झारखंड,
वो जिसमें बिहार झारखंड के एरियाज और सिनेमा हॉल सारे आते हैं। उसके बाद आता है बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। उसके बाद आता है ईस्ट पंजाब। उसके बाद आता है दिल्ली, यूपी, बहुत बड़ा टेरिटरी। उसके बाद आता है CPCI बिरार, मतलब नागपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है साउथ इंडियन टेरिटरीज, मतलब चारों लैंग्वेजेस के साउथ इंडियन टेरिटरीज जो होती है वो। उसके बाद आता है ओवरसीज, मतलब आउट ऑफ इंडिया के जो होते हैं उसको ओवरसीज बोला जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब आप फिल्म को जब सैटेलाइट पे या किसी भी आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे जब आप देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। और म्यूज़िक आज कोई ये नहीं रहा, उसका आजकल बिकता नहीं है। पहले जब T सीरीज, टिप्स वगैरह था, बड़ी कंपनियां थी, वेनस था, तो वो लोग तब खरीदते थे। वो दौर अभी नहीं रहा, तो ज़्यादातर लोग अपने चैनल पे ही रिलीज़ कर देते हैं, जैसा हम लोगों ने किया है अपने सर्वमंगला म्यूज़िक पर, उसी तरह लोग अपने चैनल पे कर देते हैं। ठीक है, अब इतनी थोड़ी बहुत समझ में आई। अब इतनी टेरिटरी में, थिएटर्स में समझ लीजिए चार्जेस होता है। एक शो का 750 रुपये पहले वीक में लगता है, पर शो 750 रुपये। तो 4 शो दिन का लगाएंगे ना, तभी तो लोग आएंगे, नहीं तो क्या करेंगे 750 इंटू 4 कितना होता है? 3000। मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है। एक सिनेमा में 4 शो का रोज़ाना 750 इंटू 4 3000 एक सिनेमा हॉल में। चट्टान 2000 सिनेमा हॉल में रिलीज़ होगी। 2000 सिनेमा हॉल में 1000 सिनेमा हॉल हिंदी दर्शकों के लिए और 1000 साउथ इंडियन के लिए। और चट्टान साउथ इंडियन के 4 लैंग्वेजेस में डब हुई है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। वहाँ भी डबिंग का खर्चा हुआ है, वहाँ भी मिक्सिंग का खर्चा हुआ है, वहाँ भी गाने फिर से डब हुए हैं, उसका एक खर्चा। फिर अभी वहाँ के भी क्या कहते हैं डिज़ाइंस जो बने हैं वो अलग वहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से डिज़ाइन बने, वो डिज़ाइन भी सेंसर हुए, वो डिज़ाइन के सेंसर के भी पैसे देने पड़े। ये चारों लैंग्वेज का सेंसर हुआ, उसका भी अलग पैसा, एक लैंग्वेज का अलग अलग सेंसर का पैसा, अलग अलग सेंसर डिज़ाइन का पैसा, अलग अलग डबिंग का खर्चा। मतलब सब प्रोड्यूसर कर रहा है विथ GST, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब आप सोचिए, अगर हम सही से थिएटर्स में, हाँ, उसके बाद एक हफ्ता आपको 750 रुपया भरना पड़ेगा पर शो का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में कम होने लगता है रेट, थोड़ा मिनिमम बहुत कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बाद में जुड़ते हैं। उनका कहना है कि फर्स्ट वीक आप कर लो, हम सेकंड वीक से आपके साथ जुड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स लायक होने चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी फिल्म को दर्शकों के सामने अच्छे तरीके से लेकर जाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जिबिटर्स, वो अगर आपके सही नहीं हुए तो आपकी फिल्म सही तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिल्म मीडिया क्रिएटिव होने के साथ साथ एक बिजनेस मीडिया भी है, क्योंकि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट और लागत लगती है तो लागत की वापसी भी आती है, इसमें लोगों को रोज़गार भी मिलता है। ठीक है, अब ये सब करने के लिए हम जैसे लोगों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी या पड़ रही है अभी तक, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, हमारे बाप दादा बहुत अमीर नहीं है, हम लोग एक बहुत ही आप बोल सकते हैं कि लो मिडिल क्लास से रिलेटेड है। अब ये भी बोल सकते हैं कि हम जैसे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब जानते नहीं थे उस वक्त, ये सोचते थे कि माँ सरस्वती का लाइन है तो आ जाओ, अब आ गए हैं तो पीठ पीछे करके भागने जैसे कायर लोग हम नहीं हैं। हम यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे, क्योंकि हमें इसके बगैर कुछ आता नहीं है। हम बड़ा पाव का ठेला लगा के बड़ा पाव नहीं बेच सकते, वो एक अलग सेक्टर हो जाता है, हमें यही काम करना है। और मैंने काफ़ी लोगों से एक बात मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप तो निर्मात्री हो तो आप तो करोड़ों में खेलती होंगी। किस तरह की भ्रांतियाँ हैं, किस तरह की भ्रांतियाँ रखते हैं आप? अगर मैं करोड़ों में खेलती रहती तो मेरी ये लाइफस्टाइल नहीं होती, और मुझे उस लाइफस्टाइल में जाना भी नहीं है। हम पति पत्नी फिल्म लाइन में काम करते हैं, बट हम तो फिल्मी हैं ही नहीं। कभी कभी लगता है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं, कि ना तो हम लोग ड्रिंक करते हैं, ना हम लोग सोशलाइज करते हैं, ना डिस्को जाते हैं, ना पब जाते हैं, ना और भी जो लाइफस्टाइल होता है, नशा करना, ये करना, वो तो हमारा लाइफस्टाइल है ही नहीं। घर ऑफिस स्टूडियो, घर वापस ऑफिस स्टूडियो, बस यही ज़िंदगी है। बाकी टाइम फैमिली, परिवार,
तो देखा जाए तो वाकई में ये सही बोलते हैं कुछ लोग, ये हम लोग ना थोड़ा मिसफिट है। अब मिसफिट है तो है, लेकिन काम तो आता है ना। हमने सालों गुजार के प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, फिल्म मेकिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन। और एक प्रोड्यूसर ना पोस्ट प्रोडक्शन में आकर फंसता है क्योंकि उसको पोस्ट प्रोडक्शन का नॉलेज ही नहीं होता है। वही टफ है, शूटिंग कर लेना बहुत आसान है। पोस्ट प्रोडक्शन जब होती है ना, एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, फिर बहुत कुछ जो है DI हो गया, VFX हो गया, ये सब बहुत ही टफ चीज़ है। अगर इसकी नॉलेज आपको नहीं होगी ना तो आप तो लुट गए, कहीं के नहीं रहेंगे। इसकी नॉलेज हम लोगों ने डबिंग का काम कर करके सीखा है। और ये बात भी सही है, लोग पूछते हैं ना कि आप तो प्रोड्यूसर हो, मेरी फिल्म तो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है ना भैया या बहनों, अभी तक तो रिलीज़ नहीं हुई ना। जब रिलीज़ होगी, अगर आप लोग उसे पसंद करेंगे तो ही मेरी लागत जो लगी है मेरे घर से हो या मेरे लोगों का जो लागत लगा तो ही वापसी आएगी, तो मैं कुछ कमा पाऊंगी। अभी तो सब जा ही रहा है ना, अभी तो सिर्फ जा ही रहा है ना। तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलता है? सुदीप जी ट्रांसलेशन करते हैं रात रात जाकर, और मैं डबिंग करती हूँ एक एक दिन में। और क्या होता है मालूम है, ये वेंडर्स और चैनल के चक्कर में इतना पेमेंट फंसा हुआ है, इतना पेमेंट फंसा हुआ। हम लोग जब पहले भी डबिंग का बड़ा बड़ा काम करते थे, उसके भी पेमेंट्स अभी तक 10-15 साल हो गए, अभी तक नहीं मिले। कुछ लोग गायब हैं, कुछ लोग कहीं चले गए हैं। हाँ, कुछ लोग 5 साल बाद वापस आते हैं, पैसे देते हैं, फिर वो होता है। लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि बंदा गायब हो गया या गायब हो गई। आएंगे जब देंगे तो ठीक है। ऐसे कर करके कितने पैसे हमारे भी फंसे हैं। और जो अभी हम लोग पर्सनली काम करते हैं, चाहे मेरा डबिंग का परफॉर्मेंस हो या सुदीप जी का ट्रांसलेशन का काम हो, कितना पेमेंट फंसा है, कितना पेमेंट फंसा है। अगर मैं बोलूँ तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। कुछ लोग यकीन करते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। आप लोग सोचते हैं कि बहुत आसान से ज़िंदगी है, आसानी से ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। और हाँ, अगर हमें कहीं पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, सुदीप जी ज़्यादा ट्रैवल करते, बिजनेस टूर वगैरह करने जाते हैं, तो उनको कभी कोई बुलाता है, उनको बोलता है कि आप आ जाइए, मैं आपको फ़्लाइट का टिकट दे रहा हूँ या ट्रेन का टिकट दे रहा हूँ, आ जाइए, बात करते हैं। तो वो बंदा तो जाएगा ना बात करने के लिए लोगों से, वो अपनी प्रपोजल्स तो देंगे ना 10 लोगों को। ये तो एक बिजनेस का हिस्सा है। तो वो बंदा बेहतरीन कपड़ा, मतलब एक बंदा अगर 100 रुपये का कपड़ा पहन के अलग अलग मीटिंग में 100 रुपये या 200 रुपये का कपड़ा पहन के जाता है, तो उसमें भी कुछ लोगों को बड़ी शिकायत है। क्यों भाई? एक आदमी ना, मैं सच बोलूँ ना, एक आदमी ना 100 रुपये के शर्ट में भी ना राजा लगता है, और कुछ लोग होते हैं ना 1000 रुपये के शर्ट में भी ना वही जले हुए पतीले के ढक्कन लगते हैं। गलत शब्द नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ों को जानिए, कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, कुछ चीज़ों को समझिए। सब कुछ को हवा हवा में मत कर दीजिए, और सामने वाले को इंसल्ट करके उसको हर बात पे कटाक्ष करके क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है? हाँ, हमें कुछ लोगों ने मदद की है, काफ़ी लोगों ने मदद की है, लेकिन काफ़ी लोगों को यकीन भी है कि हाँ, ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, हम आज इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये खड़े होंगे तो कल को ये हमारी मदद करेंगे, हमें इनसे फ़ायदा होगा, इनको हमसे फ़ायदा होगा। ये एक म्यूचुअल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, ये एक म्यूचुअल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या चाहते हैं कि मैं काम ना करूं या सुदीप जी काम ना करें, हम प्रेजेंटेबल ना लगे? अब आपको यकीन दिलाऊं, ये सारे जो टॉप्स मैं पहनती हूँ, मैं क्लियरली बोलूं, इसकी कीमत 250 से 300 है। आप लोखंड वाला में जाइए, आपको इस तरह के कपड़े बहुत मिल जाएंगे। तो मैं इस तरह के ही कपड़े पहनती हूँ। अब एक 3000 का कपड़ा पहनने से अच्छा है ना, एक 3000 में मैं 250 करके इतने सारे कपड़े लेती हूँ, मेरे को डेली एक चेंज मिलता है। क्योंकि मेरे कॉलेज में ना एक लड़की हुआ करती थी, काफ़ी रिच है, वो मेरे फेसबुक में भी मेरी फ्रेंड है अभी भी। वो डेली जब कॉलेज आती थी ना, तो डेली एक कपड़ा पहनती थी। तो हम लोग सब ना उसको देखते थे, कितनी लकी है, डेली एक कपड़ा पहनती है। तो मैंने भी सोचा था कि डेली मैं भी कपड़ा पहनूंगी। चलो 3000-4000 का ना सही, 300 का एक डेली कपड़ा हम पहन ही सकते। अब ये मैं कितनी बार आई हूँ, इसमें कितनी बार फोटोग्राफ्स या वीडियोस आपने देखा होगा, लेकिन ये जब घूम कर आता है ना रोली में, तो काफ़ी दिनों बाद आता है। तो ऐसे में लगता है अरे देखो, ये तो नए नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप सिर्फ कटाक्ष करते रहते, सिर्फ कटाक्ष भरी जिंदगी है, बैठे बैठे कटाक्ष करना। फिर आगे के जो काम कर रहे हैं, आगे और भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनका फ़ोटोशूट होना, उनका गाने का रिकॉर्डिंग होना, उनकी शूटिंग चालू होना, वो सब भी हो रहा है। तो हर चीज़, हर स्ट्रैटेजीज सबको बताया जाए ज़रूरी तो नहीं।
इसके मतलब ये नहीं कि बंदा या बंदी जीना छोड़ दे या काम करना छोड़ दे। ये कौन सी तरीका? अगर हम काम कर रहे तो हमारे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये नहीं सोचते हैं लोग, ये नहीं सोचते हैं लोग। और बहुत सारी बातें जो आप लोग नहीं जानते हैं उनको बगैर जाने, उस दिन मुझे किसी ने बोला कि चट्टान की तो टाई टाई फिश होगी। मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अगले कुछ 1-2 महीनों में चट्टान की रिलीज से पहले मैं इम्पा के ट्रायल रूम में ना एक ट्रायल रखने वाली हूँ। जिन लोगों को शक है कि फिल्म बनी है कि नहीं बनी है, अपना पैसा खर्चा करके आइए, यहाँ रहिए और फिल्म का ट्रायल देख कर जाइए। ठीक है, देख कर जाइए, देख कर अभी भी जा सकते। अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आइए, अपने पैसे से आइए, अपने खर्चे से रहिए, अपने खर्चे से ट्रायल रूम बुक कीजिए, मैं आपको फिल्म दिखा देती हूँ। लेकिन गलत बात अगर आप मेरे काम को लेकर बोलेंगे या मेरे चीज़ों को लेकर बोलेंगे तो मुझे भी आता है बहुत सारे लूज पॉइंट्स आप लोगों के बारे में बोलने के लिए। मैं बोलती नहीं हूँ ना, इसलिए सर चढ़ जाते हैं। मैं बोलती नहीं हूँ, शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ। मुझ में और सुदीप जी में ना सुनने की क्षमता और संयम की क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें संस्कार घर से यही दिया गया है, यही दिया गया। और देखिए, आप जितना भी जलील करेंगे ना, जलील करने के बाद आप सॉरी बोलेंगे ना, उस सॉरी का कोई मायने नहीं होता, वो माइनस पॉइंट होता है, कोई मायने नहीं होता। और ये भी कहना आपको क्या तकलीफ है, आप तो करोड़ों में खेलती, आपने मुझे करोड़ों में खेलते हुए देखा है। हाँ, मैं करोड़ों में खेल सकती थी अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग करती, अगर मैं गलत तरीके से पैसे लेती, अगर हम लोग लड़कियां सप्लाई करके पैसे लेते, वो आप लोगों को अच्छा लगता? हाँ लगता, हाँ हो सकता है, क्योंकि कुछ सफलता की मापदंड ये भी होती है, हाँ कैसे भी कर लो सफल हो जाओ। लेकिन हमारे लिए सफलता की मापदंड ये नहीं है ना। हम कभी सप्लाई होकर काम किए हैं? नहीं तो मैं तो 90s में खुद सप्लाई होकर खुद लोगों के साथ सो के बड़ी बड़ी फिल्मों की टॉप की हीरोइन बन सकती थी। मेरे पास पूरे ऑफर्स थे, ठीक है। अभी उनको प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अब उस वक्त तो स्नैपशॉट्स और ये सब होता नहीं था। मुझे तो ये भी कहा गया था ना कि अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाओ, हम आपको घर गाड़ी सब कुछ देंगे, लेकिन माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। आपको हम एक साथ 3 फिल्में दे रहे हैं, 3 से 3 और 3 3 9 और 6। तो मैं तो पता नहीं, आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो जाती। मेरे टाइम पे मैं, दिव्या भारती, ममता कुलकर्णी, हम लोग साथ में आए थे। और आज वो दोनों कहाँ हैं और रजनी का कहाँ है? सोच कर देखिएगा। जो कटु सत्य मैं पहले बोलती थी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, आप लोगों में से बहुत लोग उसको यकीन नहीं करते थे। 2020 के बाद आप लोग यकीन करने लग गए, बॉलीवुड से नफरत करने लग गए। ये बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड को क्यों बढ़ावा दिया आप लोगों ने? क्यों आप लोगों ने हमेशा एक सो कॉल सेलिब्रिटीज़ को ही सपोर्ट किया? क्यों नहीं उनको सपोर्ट किया जो अच्छा बढ़िया काम करना चाहते थे, जो भारत के संस्कार को लेकर, सभ्यता को लेकर अच्छी फिल्में बना सकते थे? उनको तो कभी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। हमेशा बड़े लोग, बड़े ग्लैमर सब में रह गए। आज उनसे इतनी नफरत हो गई है कि उनकी फिल्में देखना आप लोगों ने छोड़ दिया है। चलिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, आ जाइए अपना पैसा खर्चा करके, मैं ट्रायल रखवा देती हूँ, देख के जाइएगा फिल्म बनी है या नहीं, ठीक है। और ये गलत बात बोलना बंद कीजिएगा, ठीक है। बहुत अजीब सा लगता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे क्षण भर के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में ना आपका दिल रोएगा, आपको बुरा लगेगा, अरे मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, तब आपको बुरा लगेगा। तो ऐसी बातें करना ही क्यों कि किसी को बुरा लगे? आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान नहीं हैं। कहाँ लेके जाएंगे पैसा, अहंकार? मरने के बाद यही सब कुछ छूट जाएगा। कुछ ऐसा बर्ताव करके जाइए, कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके मरने के बाद लोग बोले वाह बड़ा अच्छा इंसान था। ऐसा कीजिए ना। काहे इतना घचर पचर खचर पचर खचर पचर जिंदगी में पैसा 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 पैसा, मरे जा रहे हो पैसे के लिए। अब कैसे भी करके नाम कमाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, ये करने के लिए क्या मिलेगा? क्या लेके जाओगे? झूला भर के जाओगे क्या पैसा लेके ऊपर? हाँ, वो तो जाने वाले हो नहीं। तो क्यों इतना किसी को जलील करना, मारना, काटना, ये सब सिर्फ पैसों के लिए?
अरे ये पता नहीं, ये पैसा और राजनीति किसने बनाया, इसकी वजह से तो सारे रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं। जितना हो सके ना ये सब से दूर रहिए, शांत रहिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। कुछ ना कर पाए, कुछ हेल्प ना कर पाए, कुछ सपोर्ट ना कर पाए, हौसला बढ़ाइए, इतना ही काफ़ी होता है। अच्छा दोस्तों, काफ़ी ज्ञान दे दिया, और जो ज्ञान की बातें बताई ना, अभी जो जानकारियाँ दी ना फिल्म से रिलेटेड, ज़रा उसको ना और भी सुन लीजिएगा 2-3 बार घुमा घुमा के। ओके, अच्छा दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।